नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गेनमेट एकेडमी में। और आज की जो टॉपिक है उसकी जो शुरुआत करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, क्योंकि ये प्रश्न जो है केवल हाई स्कूल तक सीमित नहीं है। ये अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं केमिकल से तो उसमें भी ये चीज़ें बड़ी मायने रखती है, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खास तौर पे इंटरमीडिएट 11th एंड 12th ये जो है इसका समझ लीजिए कि अगर ये नहीं जानेंगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे होंगे तो केमिस्ट्री में समझ लीजिए कि ये जो है अति महत्वपूर्ण बन जाता है। आज थोड़ा सा मेरा जो है तबीयत सही नहीं है, सर्द गर्द है, एक तरह से समझ लीजिए कि सर्दी हो गया है, बुखार भी हो गया है। तो इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रश्न बनाएंगे और ये अभिक्रिया होगी। तो चलिए हम लोग अभिक्रियाओं को आसानी से समझते हैं, कौन सी अभिक्रिया है और किस तरह का अभिक्रिया बनाई जाएगी। अभिक्रिया का तात्पर्य ये नहीं होता है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो वह रिएक्शन ऐसे यूं ही नहीं कंप्लीट हो जाती है। और रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए उसको समय लगता है, और समय क्या, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे, कब, कैसे, क्यों हो जाता है। तो बात करते हैं जब केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन अब ऐसे होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन जैसे बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि अभिक्रिया केवल यही संभव नहीं है, ये नहीं तो अभिक्रिया नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर ये नहीं होगी तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। मैंने एक लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये है क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं ECS शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो इसको हम ECS के नाम से जान सकते हैं। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? ऐसा सीरीज जिसमें क्या कर सकते हैं हम, जो है हर तत्व के अभिक्रियाशीलता के बारे में जान सकते हैं। अभिक्रियाशीलता का तात्पर्य बन जाता है कि ऐसे तत्व जो कितना अभिक्रियाशील है उसके बारे में हम जान सकते हैं। चलिए तो अभिक्रियाशीलता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बात करते हैं अभिक्रियाशीलता में पहला तत्व है लिथियम है, दूसरा है पोटेशियम। मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, टीन हो गया, आपका लेड हो गया। फिर उसके बाद मैंने फेक 2 बार लिख दिया है, तो ये फेरस होता है। यहाँ पे फेरस रहेगा, यहाँ पे लिख दीजिए फेरस। फेरस को आप आयरन के नाम से भी जान सकते हैं, इसको आप आयरन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन मैंने लिखा है, फिर उसके बाद कॉपर होगा, फिर उसके बाद मरकरी होगा, सिल्वर होगा, प्लेटिनम होगा और फिर उसके बाद गोल्ड होगा। देखिए मैंने सिल्वर फिर से 2 बार लिख दिया है, तो आप इसे गोल्ड कह सकते हैं। ठीक, आप ध्यान से सुनिए, मैंने ये सीरीज लिखा है, ये एक एलिमेंट की सीरीज है। इस सीरीज का ये मतलब है कि इसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज को दर्शाएंगे। यहीं से अभिक्रिया का काम चालू हो जाता है। आप जब पहला चैप्टर पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें भी इसका काम था, काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम जब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप नहीं बता सकते कि विस्थापन होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसका वहाँ पे समझ लीजिए कि 100% का रोल हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से चालू होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मैंने लाइन से लिखा ही नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग नहीं है। यहाँ से चालू होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का मैंने एक समझ लीजिए कि टिप्स एंड ट्रिक लिख दिया है। टिप्स एंड ट्रिक का मतलब देखिए, मैंने लिखा है ली के बा का ना मग अल मन जन कर। ठीक, ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, ली के बा का ना मग अल मन जन कर। तो इसको ऐसे बोल दीजिए, ली के बा का ना मग अल मन जन कर। ठीक है, यहाँ तक आप तैयार कर लिए। फिर उसके बाद सन, पीबी, फेक, H2, Cu, Hg, Ag।
ध्यान से सुनिए, सन। अब यहाँ तक याद कर लिए तो ये कठिन नहीं पड़ेगा, ये भी आसान हो जाता है। लीके बा का नाम अग अल मंजन कर, सन पीबी फेक। अब ये थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी लेकिन याद हो जाएगी। सन पीबी फेक H2CuHgAg, मतलब जो इसमें लेटर का इस्तेमाल किया गया है उसी के नाम से हमने बना दिया है। एकदम आसान पड़ेगा और याद भी रहेगा। फिर PT, फिर AU, ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एलिमेंट्स, और इसमें अति महत्वपूर्ण इनके नामों के साथ सिंपल वे में कैसे तैयार करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो इसका रोल कहाँ है, अभी हम रोल बता देते हैं। चलिए, तो रोल क्या होगा, अब बात करते हैं इसके अभिक्रियाशीलता के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले लेंगे हम Fe प्लस CuSO4 ले लेते हैं, CuSO4, और फिर देखेंगे कि इसकी अभिक्रिया में रिएक्शन के बाद क्या बनेगा। और फिर यहाँ पे ले लेते हैं Cu, और फिर हम ले लेते हैं FeSO4, और फिर इसमें देखेंगे कि अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा। तो हम दोनों केस में अभिक्रिया के ही बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या उत्पाद बनेगा, इसमें क्या उत्पाद बनेगा। बात करते हैं अभिक्रिया की, तो जब आपको ये जानकारी नहीं होगी इसके बारे में तो आप गलती कहाँ बैठेंगे। देखिए, आप कहेंगे देखिए भाई कि Fe प्लस में होता है, आपने बता रखा है, ठीक, तो Cu प्लस में होगा और SO4 माइनस में, तो यह प्लस वाला माइनस के साथ चला जाता है और अभिक्रिया कंप्लीट करेगा। तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो FeSO4 बना देगा। चलो, FeSO4 बन गया, और फिर यहाँ पे कॉपर को बाहर कर देगा तो Cu बाहर चला गया। क्लियर है, Cu बाहर चला गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे Cu की, तो आपने कहा चलिए भाई ये प्लस में है, Fe प्लस में होगा, फिर ये सल्फेट माइनस में। अब इसकी बारे में जानकारी देंगे, तो यहाँ पे जब प्लस वाला है तो फिर ये माइनस के साथ जाएगा, फिर रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा आपका CuSO4, ठीक, CuSO4, और Fe क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आपने कह दिया कि ठीक है, दोनों रिएक्शन कंप्लीट है, हमने भी कह दिया चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन इस सीरीज को इसलिए बनाई गई है कि इसमें अभिक्रियाशीलता की बात की जाती है। अब इसका व्यवहारिक भाषा या व्यवहारिक रूप समझिए। इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपने गांव में होते हैं या कस्बे में होते हैं या आप किसी भी जगह होते हैं, किसी भी देश में होते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि भाई आपसे जो है बहुत तगड़ा या बहुत धनवान या बहुत पैसे वाला फलानवा है, या आपके नाम का कोई और है जो बहुत पैसा रखता है, बहुत पावरफुल है, बहुत उसके अंदर इंटेंसिटी और पोटेंशियल है। लेकिन बात करते हैं आप अपनी तुलना दूसरे से जब कराते हैं तो इसका ये तात्पर्य बन जाता है कि आप यहाँ पे जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसमें भी पावरफुलता की ही बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसमें जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा तगड़ा होगा, मतलब सबसे पावरफुल ये बन जाता है, पावरफुल बन जाएगा। ये पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, कम पावरफुल है। ये अधिक पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। कहने का मतलब ये जो है अभिक्रिया से ही बात की जा रही है। अभिक्रिया का मतलब है कि इसमें जो है लिथियम में ये अधिक पावरफुल होने का ये मतलब है कि ये जो होते हैं सबसे जल्दी और सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया किसी के साथ कराइए, ये अभिक्रिया तुरंत सेकंड भी नहीं लगता है, अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन ये लोग जो सबसे नीचे पाए जाते हैं ये अभिक्रिया कम करते हैं। तो इसमें मेन लीडिंग जो होती है वो हाइड्रोजन को देख कर की जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन लीड करता है। हाइड्रोजन यह लीड करता है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा उनकी रिएक्टिविटी या उनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी, और जो हाइड्रोजन के नीचे होगा उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता का ये मतलब है कि किसी के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। अब बात करते हैं
कि कोई ज्योतिष आ गई और आपके माता जी को बोला, हे माता जी, और आप क्या कर लीजिए, इसका अंगूठी पहन लीजिए, इस धातु का अंगूठी पहन लीजिए, इस धातु का अंगूठी पहन लीजिए, तो आपका जो है कल्याण होगा। माता जी क्या करती हैं, बाबा जी के बातों पर मनसा जाती हैं और मनसा के क्या करती हैं, अंगूठी धारण कर लेती हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में भी एक अंगूठी है, एक लोहे धातु की अंगूठी है, मैंने लोहा पहन रखा है। लोहा सब लोग नहीं पहनता, अगर लोहे इतने ज़्यादा हैं, नहीं लोहा क्या लोग मतलब उसकी ज्वेलरी बनवा के उसका पायल पहन सकते हैं, लोहे का हार पहन सकते हैं, या लोहे की हर एक चीज़ को बना के पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहनते हैं, वजह है और उसके पीछे रीजन और कारण है। लोहा क्या है, आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाता है, तो लोहा हाइड्रोजन के ऊपर होता है। अब ये मतलब है कि जब हाइड्रोजन के ऊपर होगा तो इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी, क्योंकि मैंने लीडिंग की बात किया था, हाइड्रोजन लीड कर रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जब बात करेंगे तो सबकी अभिक्रियाशीलता तगड़ी होती है। जैसे ही आपने लोहे धारण किया तो आपके शरीर में एक अभिक्रियाशीलता या अभिक्रिया होना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब शरीर में आयरन की कमी जो होगी वो पूरा कंप्लीट हो जाएगी लोहा पहनने से। या लोहा पहनने से कुछ लोग भूत पिचास के वजह से भी नहीं जो है पहन लेते हैं लोहा। तो लोहे का मतलब ये होता है कि लोहा पहनने से आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है, आपके अंदर जो है मन और डर आशंका जो है नहीं रहती है। लोहा पहनने का तात्पर्य, लोहा जो है ऐसे नॉर्मल नहीं पहनते हैं, कुछ लोग घोड़े के नाल का लोहा पहनते हैं, या कुछ लोग जो है नाव की कांटी ले लेते हैं, उसकी अंगूठी बनाते हैं, पहन लेते हैं। लोहा हर समय नहीं पहना जा सकता, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रिया शरीर के साथ कर सकता है और आपके शरीर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, तो आयरन ऑक्साइड बना देगा। लोहा का रूप होता है, लोहा बदलता रहता है और उसकी अभिक्रिया भी होती रहती है, इसलिए हम लोहे का इस्तेमाल अपने शरीर में नहीं करते हैं, वजह भी है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप बात करते हैं कापर, कुछ लोग कापर भी पहन लेते हैं, तांबे की अंगूठी। तो जो अब ये देखिए हाइड्रोजन को ही देखिए, मैंने बोला कि मेन लीडिंग यही है। जैसे ही आप कापर पहनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप कापर पहनेंगे तो कापर भी आपके शरीर के साथ रिएक्शन कर देता है, तांबा जिसे हम बोलते हैं। तो आजकल कुछ लोग जो साउथ में अक्सर जो बड़े लोग होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वो कापर के बर्तन में करते हैं। कापर का भी मेन रोल है भाई, कापर के बर्तन में आप अंडे नहीं खा सकते, फिक्स है, नोट रख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि कापर के बर्तन में आप अंडे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसको हम सल्फर के नाम से जानते हैं, और सल्फर कापर के साथ मिलकर कापर सल्फेट बना देता है। इस वजह से वो जो है एक पॉइजन बन जाएगा। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, आप जो है अंडे लीजिए, उबला हुआ अंडा लीजिए और तुरंत लोहे के साथ, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत लोहे के साथ, लोहे के जो चाकू होता है ना, आप काटिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा रिएक्शन में, और जो लोहे का पीला वाला हिस्सा होगा वो तुरंत काला पड़ जाएगा। आप देख लीजिएगा, घर पे बैठे होंगे, उबला अंडा होगा, आप चाकू से काट के देखिए, अगर गड़बड़ लगा ना तो आप हमसे नहीं, आप हमारे चैनल पे आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे कहिएगा कि तू झूठ बोल रहे थे। झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उबले अंडे को आप लोहे के चाकू से काट के देखिए, रिएक्शन तुरंत होता है और पीला वाला हिस्सा तुरंत काला पड़ जाता है, एकदम तुरंत काला पड़ जाएगा। ये नहीं कि लोहा है और उसमें जंग लगा है तब काला पड़ा है, ऐसा नहीं है। आप खूब साफ से धुल के लाइए, आप फिर काटिए, फिर भी देखेंगे आपको काला पड़ जाएगा। वजह क्या है, आयरन और उसमें पाया जाता है सल्फर, आयरन और सल्फर के साथ जोड़ बैठता है और आयरन सल्फेट बना देता है, जिसका सूत्र होता है, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, FeSO4, जिसका क्या बन जाता है सूत्र, FeSO4, फेरस सल्फेट, और ये तुरंत क्या करता है, रिएक्शन कर देता है। इसलिए हम ऐसे वैसे चाकू से नहीं करते हैं। हम लोग जो है अगर ज़्यादा अगर बात करते हैं तो उसको स्टील के चाकू से ही आप क्या करिए, काटिए, क्योंकि स्टील के चाकू में स्टील जो है ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, वह एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब बात करते हैं, आजकल स्टील के कंगन भी आजकल बड़ी डिमांड में है, अक्सर जो है मेले में मिलेगा, अक्सर बच्चे पहने रहते हैं। स्टील जो है मोटे थोड़ी हिस्सा होती है, उसमें कट फिट होता है। तो आप देख सकते हैं कापर के मैंने जिक्र किया, तो कापर के लोगों को, उन्हीं लोगों को पहनाया जाता है जिनको कापर की अति आवश्यकता होती है। तो तांबे सबको नहीं पहनाई जाती है, तांबा सबको भी सूट नहीं करती है, तो वो चीज़ें होती हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो सबसे दुनिया का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व
या धातु हम पोटेशियम को मानते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है, सबसे अभिक्रियाशील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो आप सबकी सबसे अभिक्रियाशील धातु बोलेंगे कि पोटेशियम होती है, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर आपके हाथ में रख देंगे तो पोटेशियम तुरंत आपके बॉडी के साथ अभिक्रिया कर देगा। तो ये अभिक्रियाशील धातु होती है, किसी के साथ आसानी से रिएक्शन कर देती है। सोडियम उसके नीचे देखिए, सोडियम यहाँ पे भी है। सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। सोडियम को इसलिए जो मिट्टी का तेल होता है जिसे हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं, सोडियम को इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम क्या करता है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है, और जैसे नमी, मौसम में जो नमी होती है उसके साथ रिएक्शन करके वो तुरंत एक विस्फोटक पदार्थ बन सकता है, बम बन सकता है। इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल इसलिए अंदर रखते हैं कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मिट्टी के तेल अगर खूब ढेर सारा ले लीजिए और आप क्या करिए, माचिस की तिल्ली जलाकर मिट्टी के तेल में फेंकेंगे, मिट्टी के तेल में आग नहीं पकड़ेगी। मिट्टी के तेल में आग इसलिए नहीं पकड़ेगी, क्यों, ये मत समझिए मैंने कपड़े की बात बोला है। कपड़े में मिट्टी का तेल लगाइए और तब आप माचिस की तिल्ली जलाइए, बहुत तेज आग पकड़ेगी। लेकिन एक बाल्टी मिट्टी का तेल है, अब माचिस की तिल्ली जला कर छोड़ दीजिए, उसमें 0% आग नहीं पकड़ेगी। काहे, क्योंकि मिट्टी का तेल जब किसी साधन या किसी कपड़े या वस्त्र के संपर्क में आता है तब उसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आ जाती है और तुरंत आग लग जाता है, ये वजह है। लेकिन मिट्टी के तेल के अंदर जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए उसमें आग नहीं लगती है, अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा, हमने कहा कि भाई पोटेशियम है, आप सवाल कर सकते हैं लिथियम क्यों नहीं है। लिथियम हर महीने में नहीं होता है, लेकिन टॉप पे रहता है। इसकी कमी को भरने के लिए, पोटेशियम की कमी को भरने के लिए लिथियम जो है ऊपर रखता है कि कहीं ना कहीं उसका भी एक रोल है, और वह रोल जो है उसको ऊपर पहुँचा देता है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे लीडिंग हाइड्रोजन कर रहा है और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में अति महत्वपूर्ण बन जा रहा है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की जो मैंने लिख रखी है। मैंने कहा कि यहाँ पे Fe और CuSO4 के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Cu के साथ FeSO4 मिलाएंगे तभी भी बनेगा। तो देखिए बाबू, बात ये है कि यहाँ पे अभिक्रिया तो दोनों पक्ष में हो रही है, मैंने अभिक्रिया करा भी दिया, लेकिन एक अभिक्रिया नहीं होगी। अब कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो यहाँ पे जो कॉपर वाला है Fe को अभिक्रिया नहीं कराएगा या अभिक्रिया नहीं होने देगा। ध्यान से सुनिए, कॉपर जो है Fe के साथ अभिक्रिया होने नहीं देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा तब क्या कहेंगे, भाई काहे अभिक्रिया नहीं हो रहा है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पे Cu है और यहाँ पे FeSO4 है। तो Cu देखिए कहाँ पे है भाई, Cu है हाइड्रोजन के नीचे और FeSO4 ऊपर है। तो Fe जो है इसके साथ यौगिक कंपाउंड जनरेट किया है, बनाया है, ये जो है एक अलग फैमिली हो गया। लेकिन ये Cu कम तगड़ा है ना भाई, नीचे है ना, हाइड्रोजन से आप देखिए नीचे है। तो जब हाइड्रोजन से नीचे है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया जो है ज़्यादा नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि अभिक्रिया जो है एकदम स्लो और बहुत कम रिएक्शन होगा, अभिक्रिया बड़ी कम होगी। इसमें क्या करेगा कि Fe जो है, Cu जो है Fe को बाहर नहीं ढकेल पाएगा, इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा और यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है Cu इनको हटा नहीं सकता है। Cu जो है Fe को हटा नहीं सकता है, इनको बिल्कुल नहीं हटा पाएगा। और जब इनको हटा नहीं पाएगा तब आप क्या कहेंगे भाई, अभिक्रिया कैसे होगी, जब ये हट जाते हैं यहाँ से तब ना अभिक्रिया CuSO4 के साथ मिलकर CuSO4 बना देता। अब बात करते हैं Fe की। यहाँ पे देखिए Fe जो है बिल्कुल देखिए ऊपर है और Cu नीचे है, तो Fe तगड़ा है ना Cu को, तो यहाँ से इस वाले फैमिली में से Cu को धक्का मार के बाहर कर देता है और फिर यहाँ पे अभिक्रिया FeSO4 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। बात करते हैं कि यहाँ पे इसका यही तात्पर्य है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन से एक तत्व सबसे ऊपर है और कौन किसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव है। उस रिएक्टिव में हम कंप्लीट कर लेते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कैसे होगी या क्यों होगी, और यहाँ पे होगी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे मेन लीडिंग जो होता है वो हाइड्रोजन का हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, लीड करता है कि अगर हमसे जो ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और जो हमसे कम होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। इसीलिए देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं,
सोने चांदी, जैसे आप अपनी माताओं बहनों को देख सकते हैं आपके घर में, मेरे घर में भी हैं बहुत से लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, सोने चांदी को अक्सर पहनते हैं। सोने चांदी का ये मतलब देखिए, ये सोना, ये चांदी है और ये सोना है, और सबसे महंगा प्लेटिनम है। ससुरी कोनो मान लीजिए गांव की लड़की को, मान लीजिए गांव की लड़की को आप गांव में आप शादी किए और आप बहुत पैसे वाले हैं, और उसको क्या किए, कहे कि नहीं हम सोना नहीं देंगे, हम प्लेटिनम खरीद के देंगे। प्लेटिनम इतना चमकीला धातु होता है, चमकीला माना जाता है, वो अक्सर वो नेचुरली चमकीला होता है, उसमें बिना पॉलिश का वो चमकता है। तो प्लेटिनम बनवा के आप पूरा हार भी प्लेटिनम है, अंगूठी भी प्लेटिनम का है, मंगलसूत्र भी प्लेटिनम का है, सब कुछ प्लेटिनम डाल दिए और लेके गए ना, तो गंगा वाला सब गरियाई है, कहीं है इस साला लोहा पॉलिश लगा के लाया है। ये भिखारी है, इसके पास पैसा नहीं है, झूठे अफवाह उड़ा रहा था, है ना। मान लीजिए आप अपनी वाइफ को लेके गए, देख चलो भाई शादी में हम दे देंगे, लेकिन वो भी लोग गांव भर गरियाएगा, काहे, क्योंकि आप सोने का नहीं ले गए थे, आप किसका ले गए थे, प्लेटिनम का। और गांव के लोग प्लेटिनम के बारे में लुल्ल बट्टे सन्नाटा है, कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है। तो प्लेटिनम अति महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये रेयर मेटल होता है और ये ज़्यादा नहीं पाया जाता है, और सबसे बात ये है कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सोने चांदी और ये प्लेटिनम जो होते हैं, ये सारे के सारे धातु ये शरीर के साथ बड़ी कम अभिक्रिया करती हैं, रिएक्शन इनका बड़ी कम होता है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा इसको पहनते हैं। और जब जो भी धातु आपके शरीर के साथ रिएक्शन कम करे, वो समझ लीजिए वो बड़ी महंगा होता है। ये एक्चुअली ये फैक्ट है। एल्युमिनियम देखिए बड़ी पसीने से बनाया जाता है, लेकिन वह शरीर के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन सोना चांदी और प्लेटिनम आपके शरीर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वजह क्या है, वजह इसलिए है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं, और जब हाइड्रोजन से जो भी नीचे होता है वो शरीर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अभिक्रिया कम करते हैं, और अभिक्रिया कम होने का तात्पर्य यही हो जाता है कि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं या सबसे ज़्यादा महंगे हैं। महंगे होना ही विद्युत रासायनिक श्रेणी को दर्शाता है। तब विद्युत रासायनिक श्रेणी का यही हमारे लाइफ में उपयोगिता है कि हम किस धातु को हम पहन सकते हैं और किस धातु को नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने हाथ में कुछ भी पहन लेते हैं। नहीं भाई, आप जो है ऐसे नहीं पहन सकते हैं, आपके शरीर के साथ रिएक्शन चालू कर देगा। और रसायन विज्ञान की परिभाषा भी यही है। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है कि रसायन विज्ञान जो होता है वह हो जाता है, ध्यान से परिभाषा सुन लीजिए। रसायन विज्ञान का परिभाषा ये है कि ये हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। मतलब कंप्लीट हो जाता है और दिखता नहीं है, उसे रसायन विज्ञान। और फिजिक्स की परिभाषा क्या है, जो दिखता है, सब कुछ दिखा देता है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। और बायोलॉजी क्या होता है भाई, जब फिजिक्स को और केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को, दोनों को आपस में मिला दीजिए तो बायोलॉजी का निर्माण हो जाता है। तो बात यह है कि रिएक्शन किसी को भी नहीं होते हुए दिखता है, वो इतना फास्ट होता है कि आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए हम किसी भी धातु को हम नहीं पहन सकते हैं बजाय सोने और चांदी को। इसलिए सोना हर कोई पहन सकता है, चांदी भी हर कोई पहन सकता है, लोहा हर कोई नहीं पहनता, कॉपर को भी हर कोई नहीं पहनाया जाता है क्योंकि कॉपर हमारे शरीर के साथ रिएक्शन। तो मैंने अंडे के साथ लोहे के चाकू का और कॉपर के बर्तन के बारे में, ये भाई कॉपर के बर्तन में ना, कॉपर का कोई भी बर्तन हो उसमें आप अंडा तो बिल्कुल मत खाना क्योंकि फूड पॉइजनिंग होगा और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए कॉपर के और तांबे के बर्तन में नहीं, ये इसका इसीलिए यही अभिक्रिया बनाता है। अगर ये नहीं रहा तो हमारे पूरे केमिस्ट्री का ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तत्व तो है ये हैं, लेकिन तत्व में कौन से किस धातु को हम अभिक्रियाशील धातु के नाम से जानेंगे, ये अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मैंने कहा कि यहाँ पे रिएक्शन ये सही है एकदम 100%, ये भी कंप्लीट हो गया क्योंकि Fe जो है Cu को हटाकर FeSO4 फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर जो है Fe को नहीं हटाएगा, तो जब अब हटाएगा ही नहीं तो अभिक्रिया होगा नहीं। इसको अभिक्रिया कराने के लिए हम जो है
उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात करते हैं Cu जो है अगर हम FeSO4 के साथ मिलाएं, Cu को FeSO4 के साथ मिलाएं, Cu को FeSO4 के साथ मिलाइए, FeSO4 के साथ मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया तो हम पहले से पता है कि ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे उत्प्रेरक। जैसे ही उत्प्रेरक डालेंगे तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम यह होता है कि अभिक्रिया की गति या उसके गति या दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया की गति या दर को बढ़ा देना, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेना, इसका काम होता है। ध्यान से सुनिए, उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन उसकी गति या दर को बढ़ा देगा। तो जैसे ही उत्प्रेरक और उसमें कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब क्या होता है, अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और जैसे अभिक्रिया कंप्लीट होगी तब कॉपर जो है Fe को हटा देगा और Fe को हटाकर क्या बन जाएगा, CuSO4 और फिर Fe के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, CuSO4 और Fe। तो कहने का मतलब कि ये अभिक्रिया तभी संभव है जब यहाँ पे उत्प्रेरक, किसी के भी लाइफ में अगर कोनो उत्प्रेरक हो जाए तो आदमी, कमज़ोर आदमी भी बलवान बन जाता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि आपके पीछे का सपोर्ट कोई भी दे सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो उत्प्रेरक का काम यही होता है कि आपको बढ़ावा देना, मोटिवेट करना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेट दे रहा हो तो उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। सबसे ज़्यादा उत्प्रेरक जो होते हैं फैमिली मेम्बर में होते हैं, ज़्यादातर रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव क्या करेंगे, आपके घर बैठे रहेंगे, आप अगर मान लीजिए बैठे हैं तो कोनो रिश्तेदार आ गया और कह दिया ना, बे हमार लइकवा बहुत पढ़त है, ठीक ये का पढ़त है, तब तहार पापा कान के जरिए दूध तमाचा मारेंगे, कहेंगे ससुरा के लइका पढ़ता ते काहे न पढ़त हुए। इसका मतलब है कि जो आया था वो उत्प्रेरक का काम किया, और जैसे उत्प्रेरक का अपना काम करके चला गया तो आपको पीछे 2 चपाटा पड़ा और ठाए उसके बाद आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो तुरंत जली, और आपने दिमाग में ज़रूर बनाया कि ससुरा को हम दिखा के रहेंगे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। आपके अंदर रिएक्शन चालू, केमिकल रिएक्शन चालू, यही ना, यही रिएक्शन होता है। हर व्यक्ति के जीवन में उत्प्रेरक होना अति आवश्यक है। जिस दिन उत्प्रेरक नहीं रहेगा उस दिन आपके जीवन में बत्ती तक नहीं जलेगी। उत्प्रेरक का होना अति महत्वपूर्ण है। एक महिला, एक लड़की किसी को छोड़ के जाती है, वो भी एक उत्प्रेरक ही है। क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई दोस्ती बनी, किसी महिला का किसी पुरुष के साथ दोस्ती बनी, और वह जो है आपको कह दी कि तू तो बहुत बड़ा झूठा आदमी है, कामचोर आदमी है, या ये कह दी कि तू हमारे लायक ही नहीं है, ना लायक आदमी है, गलत आदमी है, तमाम ऐसे शब्द बोली जो सुनने योग्य नहीं हो, अगर वो ऐसा कह दी ना तो आप तुरंते जो है समझ लीजिए कि आप अपने दिमाग में ठान लेंगे कि अगर वो नालायक की है तो मैं उस दुनिया को, उसको क्या, पूरी दुनिया भी जानेगी कि मैं क्या हूँ और क्या बन सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो लड़की आपके लाइफ की एक उत्प्रेरक थी, और जब वो उत्प्रेरक होगी तो इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने लाइफ में 0 से हीरो तक पहुंच जाएंगे। 0 से हीरो तक पहुंचने का तात्पर्य आप उत्प्रेरक से हैं। यहाँ पे अब क्रिया नहीं हो रही थी, अब क्रिया नहीं हो रही थी का मतलब क्या है कि इसमें कॉपर जो है उत्प्रेरक का मदद लेकर कॉपर आयरन को हटाकर कॉपर सल्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे उत्प्रेरक नहीं था तो रिएक्शन नहीं थी। यहाँ पे उत्प्रेरक है तो अब क्रिया संभव है। तो आप हर व्यक्ति के लाइफ में उत्प्रेरक होना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारे लाइफ में उत्प्रेरक हमारे रिलेटिव होते हैं। हर जगह से बात आएगी रिश्तेदारी की तो रिश्तेदार में ही सबसे ज़्यादा उत्प्रेरक माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ रिश्तेदारी वहाँ पे उसका नाम ही डाल दीजिएगा, रिलेशन माने उत्प्रेरक। आपके अगर वाइफ में और आपके बीच में कोनो झगड़ा हो रहा है तो वो मतलब समझ लीजिए कि उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक का होना लाइफ में संभव है। ये हमारा जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर और कुछ उसके अभिक्रिया पर आधारित अति महत्वपूर्ण सवाल रहे। सवाल पूछ देगा कि प्रकृति में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होगा, तो पोटेशियम। वीडियो जो है भाई बारीकी से ध्यान से देखना, ये नहीं कि हम बकवास किए हैं,
आप अपने लाइफ में महसूस कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि किस धातु को पहन सकते हैं, किस धातु को नहीं पहन सकते हैं, कौन से धातु आपके लिए योग्य माना जाता है, कौन से धातु योग्य नहीं माना जाता है। इसमें सारी धातुओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं। कब क्रिया क्या होती है, उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी दे दिए। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। तब विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक बार फिर से देख लीजिए कैसे याद करेंगे। ली के बा का ना मग अल मन जन कर, ध्यान से सुनिए, ली के बा का ना मग अल मन जन कर, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सन टीन PbFeS2 और CuHgAg, ठीक है। फिर Pt, फिर Au, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे FeCuHgAg। और यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन को मैंने अच्छे से समझाया है। ये हो गया हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये वीडियो जो है अति महत्वपूर्ण इसलिए बन जा रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फिक्स है। यही नहीं, आप बैचलर में भी जाएंगे तो पढ़ेंगे क्योंकि ये केमिकल से संबंधित है। और केमिकल से संबंधित जो भी विषय हैं, जो भी आप डिग्री ले रहे हैं, वहाँ पे इसका क्लास अति महत्वपूर्ण बन जा रहा है। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। हम आपको इतना अच्छी जानकारी देते हैं, कभी कभी इंटरटेनमेंट कर देते हैं। तो जो है आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधु दोस्तों और मित्रों और यहाँ तक अपने उत्प्रेरकों के पास भी भेजें। तो आज से आप अपना नाम बदल दीजिए। जो भी आपके लाइफ में यहाँ ससुर आपका कोई मित्र है तो उत्प्रेरक है, तो उसका नाम ही डाल दीजिए, हमारा दोस्त नहीं साला उत्प्रेरक है। कोई महिला दोस्त बन गई तो उसको भी कहेंगे क्या, वो महिला दोस्त नहीं, वो उत्प्रेरक है, ठीक है। रिश्तेदार का नाम ही रख दीजिए, रिलेशन का नाम नीचे लिखेंगे टैग में उत्प्रेरक, हैशटैग उत्प्रेरक, ठीक है। तो जितने भी होते हैं साले उत्प्रेरक होते हैं। अभी मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं, वो कहेगा अरे चल हाउ लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, वो भी साले ससुर बढ़ा रहा है। आपके अंदर रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हो रही है लेकिन वो उत्प्रेरक का। आज तक जो है ये जो है हैंडसेट, जो सेलफोन आता है, मोबाइल फ़ोन, ये भी उत्प्रेरक है क्योंकि आपके अंदर कोई अभी क्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन जब इसमें लगे देखने तो अब क्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये मतलब ये समझ लीजिए कि एक कैटालिसिस माना जाता है, उत्प्रेरक माना जाता है। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।